दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग करवा रहे थे। और इस प्रश्नों की जो सीरीज थी इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 5 होने वाला है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ में इस प्रकार से यदि आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए पार्ट नंबर 5 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इसमें हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है आपका होने वाला है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो हम लोग को बताना है कि जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया त्वरित आवेश द्वारा, दूसरा आपका दिया गया आवेशहीन कण द्वारा, तीसरा आपका दिया गया स्थिर आवेश द्वारा और चौथा आपका दिया गया नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा। जिसको भी इसका आंसर पता है लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जो आपका एक क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो आप लोग इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जो त्वरित आवेश होता है उसके द्वारा ही वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। पहला आपका दिया गया अनुदैर्ध्य होती है, दूसरा आपका दिया गया अनुप्रस्थ होती है, या फिर तीसरा दिया गया दोनों ए व बी दोनों होती हैं, चौथा आपका इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है उनकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें हो जाता है सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। हम लोग को बताना है कि सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की वैद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी है। पहला आपका दिया गया एक्स किरणें, दूसरा आपका दिया गया पराबैंगनी किरणें, तीसरा आपका दिया गया तरंग रेडियो तरंगे और चौथा आपका दिया गया अवरक्त विकिरण। तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो आपकी है रेडियो तरंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। पहला आपका दिया गया गामा किरणें, दूसरा आपका दिया गया एक्स किरणें, तीसरा आपका दिया गया अवरक्त विकिरण और चौथा आपका दिया गया अल्फा किरणें। तो निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है हमको इसमें बताना था। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका अल्फा किरणें होती हैं आपका वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि यदि ई तथा बी वैद्युत चुम्बकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुम्बकीय सदिश हों तब वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो हम लोग को बताना क्या है, हम लोग को बताना है कि यदि मान लीजिए आप लोग ई तथा जो बी है वो वैद्युत चुम्बकीय तरंग के क्रमशः ई आपका हो जाएगा वैद्युत सदिश और बी आपका हो जाएगा चुम्बकीय सदिश हों, तब वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होगी किस प्रकार से होगी वो हमको यहाँ पर समझना है। तो पहला आपका दिया गया ई, दूसरा आपका दिया गया बी, तीसरा आपका दिया गया ई डॉट बी और चौथा आपका दिया गया ई क्रॉस बी। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। तो इसमें आपको बताना जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ई क्रॉस बी। तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से इस पेज पर हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले इन प्रश्नों को नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और साथ में यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। तो हम लोग को इसमें क्या बताना था, हम लोग को बताना था कि जब आपका एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। पहला आपका दिया गया आवृत्ति, दूसरा आपका दिया गया तीव्रता, तीसरा आपका दिया गया चाल और चौथा आपका दिया गया तरंग दैर्ध्य। तो जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश का जो आवृत्ति होगी वो आपका जो होगा वो अपरिवर्तित रहता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन अब हमारा इसमें हो जाता है कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम लोग को इसमें बताना है
तो इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से, आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग इसमें क्या क्वेश्चन किया था, यहाँ पर दो लेंस दिए गए हैं जिनकी क्षमताएं हैं, एक का है आपका 5 डायोप्टर और दूसरे का है आपका -3 डायोप्टर है। दोनों संपर्क में रखे हैं और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पर गिवन है, यानी कि दी हुई हैं। तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि दिया है P, यानी कि जो आपका यहाँ पर मान लीजिए क्या है, एक लेंस की जो क्षमता कितनी है P1, हम इसको मान लेंगे बराबर क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर है, ठीक है। दूसरी जो आपका यहाँ पर लेंस है P2 की क्षमता कितनी है -3 डायोप्टर है, इसको हम लोग डायोप्टर इस प्रकार से लिख सकते हैं। डायोप्टर यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका डायोप्टर, इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग का क्या करना है, ये दोनों आपके संयुक्त हैं, रखे हैं, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की हमको फोकस दूरी यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्षमता निकाल लेंगे। तो P क्या हो जाएगा, P का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर आपका हो जाता है P1 प्लस P2, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे P1 कितना है, P1 आपका 5 है, ठीक है, इस प्रकार से 5 है, प्लस में है, फिर आपका हो जाएगा -3, इसको इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो इसको जब आप लोग प्लस करोगे, ठीक है, क्या होगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो फिर आपका जो हो जाएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर, इस प्रकार से डायोप्टर हो जाएगा 2 डायोप्टर, यानी कि P निकल के कितना आ गया आपका 2 डायोप्टर आपका हो गया इस प्रकार से। उसके बाद में फिर हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को इसमें एक फोकस दूरी निकालनी है, संयुक्त फोकस दूरी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको भी समझ लीजिए, आपका हो जाएगा P बराबर 1/f, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे P कितना है, P आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा बराबर 1/f, इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे क्या हो जाएगा f, यानी कि हमको फोकस दूरी निकालनी है। तो f को हम लोग क्या करेंगे, f को हम लोग इस साइड ले आएंगे, तो f बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 मीटर, ठीक है, यानी कि f बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मीटर, यानी कि f बराबर हाफ मीटर हो जाएगा। इसका आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसीलिए आप लोग आधा मीटर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, तो यही आपका निकल करके आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा दोगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और साथ में यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को अभी से शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन आपका हम इसमें हो जाता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। पहले हम लोग को इसमें बताना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में अधिकतम होती है। पहला आपका इसमें ऑप्शन दिया गया नीले प्रकाश के लिए, दूसरा आपका दिया गया हरे प्रकाश के लिए, तीसरा आपका दिया गया लाल प्रकाश के लिए, और या फिर चौथा दिया गया पीले प्रकाश के लिए। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है आपकी अधिकतम होती है लाल प्रकाश के लिए, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा। हम लोग को क्या बताना है, इसमें हम लोग को बताना है कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश जो होता है उसे किस रंग का विचलन जो होगा वो न्यूनतम होगा, यानी कि सबसे कम होगा। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया बैगनी, दूसरा आपका दिया गया पीला, तीसरा आपका दिया गया हरा, चौथा आपका दिया गया लाल। तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो श्वेत प्रकाश होता है उसका जो लाल रंग होगा उसका विचलन सबसे न्यूनतम होगा, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम नाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार का भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।